अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज हम जो पहले लेक्चर को है उसी को कंटिन्यू रखेंगे। पहला लेक्चर जो मैंने दिया था वो डायबिटिक टाइप 1 था। अब हम डायबिटिक टाइप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। डायबिटिक टाइप 2 में आपकी बॉडी रेगुलेट नहीं कर पा रही होती है कि शुगर को जो ईंधन या एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से खून में शुगर या ग्लूकोज की मकदार बढ़ जाती है। असल वजह ये होती है कि पैंक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना पाता। टाइप 2 डायबिटिक ज़्यादातर दरमियानी उम्र या उम्र रसीदा लोगों की होती है। अच्छा, कुछ औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटिक हो सकती है, जिसको हम गैस्ट्रेशनल डायबिटिक कहते हैं या डायबिटीज कहते हैं। अब उसके बाद होता ये है कि ज़्यादातर औरतों में जब ये गैस्ट्रेशनल डायबिटिक होती है तो प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये चली जाती है। लेकिन अगर कुछ लोगों में देखा गया है कि वो फिर डायबिटिक फिर हमेशा के लिए रहती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो टाइप 2 डायबिटीज है। अब इसकी क्या अलामत होती है? अलामत में आमतौर पे वही अलामत हैं जो टाइप 1 डायबिटिक में होती है, लेकिन इसकी अलामत जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि डायबिटिक में काफ़ी अर्से तक पता ही नहीं चलता कि किसी को डायबिटिक है या नहीं है। अब जो अलामत हैं वो ये हैं कि प्यास ज़्यादा लगता है, प्यास ज़्यादा लगता है, फिर उसके बाद पेशाब का ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगेगी, यानी आपको भूख लग रही है लेकिन फिर वज़न कम होना शुरू हो जाता है, बार बार इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, आदमी थक जाता है, जख्म का देर से ठीक होना, पैरों में सुनसनाहट होना, फिर टिंगलिंग सेंसेशन जिसे कहते हैं वो हो सकती है, यानी सुनसनाहट जिसे कहते हैं, फिर पैरों में सुनसनाहट सुन भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर किन लोगों में रिस्क फैक्टर क्या है कि ज़्यादातर उन लोगों में ज़्यादा डायबिटिक टाइप 2 होती है जो कि मोटापा ज़्यादा हो, फैमिली हिस्ट्री हो, इनएक्टिविटी हो, यानी ज़्यादा वो एक्सरसाइज वगैरह ना करते होंगे, ब्लैक में ज़्यादा होती है। फिर स्वानवी लोगों में जो है वो ज़्यादा लो होती है। एशियन पीपल में भी ज़्यादा होती है। देखा गया है कि जिनका एलडीएल कम हो उनको भी डायबिटिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जिनका पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो औरतों में, उनके भी डायबिटिक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये कि एलडीएल ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो जिसकी वजह से चांस होता है कि डायबिटिक 2 आगे चल के हो जाए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सबको खुदा ना खाते हो जाए, लेकिन हो सकता है, यानी एक रिस्क फैक्टर में शामिल होता है इसका भी। अब इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन टाइप 1 में जो है वही इसी की भी कॉम्प्लिकेशन है। उसमें ये है कि उसके आसार ज़रा जल्दी पता चल जाते हैं, इसके थोड़े से आसार देर से पता चलते हैं। उसमें ये कि दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं, खून की शरियानों में भी उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, नर्व पे यानी असाब पे भी इसका फर्क पड़ सकता है। फिर इसके बाद ये कि गुर्दे पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, इसके कान में हियरिंग में भी या सुनने में भी फर्क पड़ सकता है, बार बार इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर इसके कैसे आप इसको डायग्नोज करेंगे? डायग्नोज का पहले ही मैंने आपको बताया था, पहले भी तरीका ब्लड शुगर फास्टिंग कराते हैं, ब्लड शुगर रैंडम कराते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं, फिर इसके बाद HbA1c कराते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट जिसे कहते हैं हम, वो 3 महीने का पता चल जाता है कि कितना क्या कहते हैं ब्लड शुगर बढ़ी हुई है। नॉर्मल जो रेंज है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा ये कि अमेरिका में डायबिटिक एसोसिएशन वाले जो है वो स्क्रीनिंग करते हैं बाकायदा। स्क्रीन जो करते हैं वो डायबिटिक 2 के लिए करते हैं, वो जो 45 साल से ज़्यादा हो या 45 साल से कम हो लेकिन उनका वजन ज़्यादा हो, तो डायबिटिक लोगों के लिए वो स्क्रीनिंग कराते हैं कि पता चले कि किसको डायबिटिक है किसको नहीं है। फिर गैस्ट्रेशनल डायबिटिक या फैमिली हिस्ट्री जिसको होती है उनके लिए भी वो स्क्रीनिंग कराते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या आएगा? ट्रीटमेंट ज़ाहिर है कि डायबिटिक मेडिसिन होती है, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, रेगुलर ब्लड शुगर आपको चेकअप करानी चाहिए। अब ये सब चीज़ों से जो है वो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो मेडिसिन है उसमें सबसे पहले जो है वो मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन ये पहली मेडिसिन है जो डायबिटिक टाइप 2 में दी जाती है।
ये ग्लूकोफेज के नाम से भी आती है, इसको मेटफॉर्मिन कहते हैं लेकिन ग्लूकोफेज के नाम से भी आती है। ये जिगर में ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम करने में मदद करती है। अब इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं कि इसके साइड इफेक्ट ये कि मतली कर सकती है, कि डायरिया कर सकती है, कि पेट में जो है हवा ज़्यादा यानी गैसेस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। फिर इसके अलावा दूसरी दवाइयाँ भी हैं जिसको हम सल्फोनिल यूरिया कहते हैं। ये इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाती है। जब इंसुलिन की सिक्रेशन बढ़ेगी तो जाहिर है कि ब्लड शुगर भी कंट्रोल होगा। इसमें जो दवाइयाँ होती हैं उसमें इसका दूसरा नाम जो है वो गिल्पेजाइड या एमरेल के नाम से भी आती हैं। फिर जाहिर है कि इसका साइड इफेक्ट हर दवाई के कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। ये क्योंकि इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा देती है तो चांसेस होते हैं कि फिर ब्लड शुगर कम हो जाए आपका, या फिर ये कि दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि वेट गेन कर सकती है, यानी वजन भी इससे बढ़ सकता है। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं, थायाजोलिडिनोल के नाम से भी आती हैं। फिर DPP4 इनहिबिटर के नाम से भी आती है। जो SGL2 इनहिबिटर के नाम से भी आती हैं। ये तमाम दवाइयाँ आएंगी कि जब खुदा ना खाते ज़ाहिर है जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास हो या जाना पड़ता होगा, या डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो ही इसको दवाइयों को एडजस्ट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ओरली दवाई के साथ साथ फिर ये है कि इसके साथ साथ जो है ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओरली दवाई भी दे रहे हैं और साथ साथ जो है ना इंसुलिन भी दी जाती है। तो शुगर कंट्रोल करने का तरीका यही है कि ओरली पहले शुरू कराते हैं। अगर उससे नहीं कंट्रोल हो, अगर खुदा न खास्ते डायबिटिक बहुत ही एडवांस में चली जाए तो फिर चांसेस ये भी होते हैं कि फिर उसके साथ जो है वो इंसुलिन भी शुरू की जाए ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल कर सके। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो उसके फिर आगे चल के कॉम्प्लिकेशन भी बहुत हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।